अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू पर जो कि है पैल्पिटेशंस, यानी कि दिल की रफ्तार का ख़राब होना या उर्फ़ आम में दिल की घबराहट का। अल्लाह ने दिल का निज़ाम इस तरह से बनाया है कि वो एक तरतीब से धड़कता रहता है। जब तक वो एक तरतीब से धड़कता रहे हमें महसूस ही नहीं होता कि दिल धड़क रहा है, लेकिन जब इस तरतीब में हल्की सी भी बेतरतीबी होती है तो हमें महसूस होती है, और इसी को साइंसी या तिब्बी इस्तिलाह में पैल्पिटेशंस कहा जाता है। अब पैल्पिटेशंस एक इंतहाई आम अलामत है और हमारी ओपीडी में बेतहाशा मरीज़ इसके साथ आते हैं, लेकिन हर मरीज़ का इसको बताने का अंदाज़ जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा दिल चलते चलते रुक गया है। कोई कहता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे दिल की रफ्तार एकदम ज़्यादा हो गई है। कोई कहता है जी मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ देर के लिए मेरा दिल रुक गया है और फिर वो दोबारा खुद ब खुद स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हमें महसूस होता है कि गर्दन में या कान में दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही है। तो हर बंदा इसको मुख्तलिफ तरह से एक्सप्लेन करता है, लेकिन दिल की इन सारी बेतरतीबियों को हम एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा करते हैं और पैल्पिटेशंस का नाम देते हैं। अब ये पैल्पिटेशंस ज़्यादातर लोगों के बीच में ऐसी वजूहात की वजह से होती हैं जिनका बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ऐसी पैल्पिटेशंस को हम बिनाइन पैल्पिटेशंस कहते हैं। फिर कुछ पैल्पिटेशंस ऐसी होती हैं जिनके साथ कोई ना कोई बीमारी एसोसिएटेड होती है और हमें उस बीमारी की तशख़ीस करना ज़रूरी होता है। अब ये बीमारी क्योंकि इतनी कॉमन है, लिहाजा जिन लोगों के साथ ये मसला पेश आता है वो तो फ़ौरी तौर पर परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि 75% लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी पैल्पिटेशंस महसूस हुई होती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बात कितनी कॉमन है। अब हमारे मुल्क में ये मसला ये है कि जो ही इन अलामात के साथ कोई बंदा डॉक्टर के पास या जनरल फिजिशियन के पास जाता है तो वो जनरल फिजिशियन अमूमी तौर पर दिल के मसलों में हाथ नहीं डालते हैं। वो कहते हैं जी आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से जाकर रब्ता करें, और हर बंदे के लिए हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता कि वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता कर सके। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि खुदा न खास्ता वो परेशान कुन अलामात कौन सी हैं जिनके साथ आपको कार्डियोलॉजिस्ट के साथ फ़ौरन रब्ता करने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जिनको आप ठहर के भी डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि ये अलामात बहुत आम हैं, लिहाजा ओपीडी में जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उनमें ज़्यादातर तादाद नौजवानों की होती है या बिलखसूस ख़वातीन की होती है जो कि दिल की धड़कन के मसाइल के साथ हमारे पास आती हैं। अब इसमें यह देखना कि दिल की जो अलामात उनको आ रही हैं वो खुदा न खास्ता किसी बीमारी की तरफ इशारा कर रही हैं या ये नॉर्मल है, इसको जाँचने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पैल्पिटेशंस किस वजह से होती हैं। तो जो पैल्पिटेशंस या दिल की धड़कन ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह है वो है तनाव या स्ट्रेस। किसी भी किस्म का ज़हनी तनाव या स्ट्रेस जिसमें से हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो दिल की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, और इसी वजह से जो दिल की रफ्तार है वो नॉर्मल रफ्तार से बढ़ जाती है। नॉर्मल हालात में दिल 1 मिनट में 60 से 100 दफ़ा धड़कता है, और जब आप स्ट्रेस लेते हैं जो हार्मोन्स होते हैं वो दिल के ऊपर जाके ऐसी जगहों पे एक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो दिल की रफ्तार होती है वो 100 से बढ़ जाती है। इसी वजह से मरीज़ हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं जी हमारी दिल की रफ्तार जो है हमें बैठे बैठे ज़्यादा महसूस होती है। अब ये लाजमी नहीं है कि जब आप कोई टेंशन वाली ख़बर सुने उसी वक्त हो, या आम हालात के बीच में बैठे बैठे भी दिल की रफ्तार ज़्यादा हो सकती है। और तहकीक ये बात ज़ाहिर करती है कि ज़हनी तनाव या स्ट्रेस की वजह से जो दिल की रफ्तार ज़्यादा होती है, ऐसे 45% मरीज़ जो पैल्पिटेशंस के हमारे सब पास आते हैं उनका मेन मसला ज़हनी तनाव या स्ट्रेस होता है। तो आप तसल्ली रखें कि ज़्यादातर लोगों के बीच में जो पैल्पिटेशंस है उसकी वजह कोई खुदा न खास्ता बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि तनाव या स्ट्रेस है। दूसरे नंबर पर कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, ये भी पैल्पिटेशंस की एक बड़ी वजह बनता है। तहकीक से बात ज़ाहिर हुई है कि 35% लोग जो पैल्पिटेशंस के साथ आते हैं उनमें जब वजूहात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है तो वो एनर्जी ड्रिंक्स या कॉफ़ी या चाय का बेदरग इस्तेमाल है। इन एनर्जी ड्रिंक्स में या कॉफ़ी चाय में कैफ़ीन या थियोफाइलिन नामी केमिकल होता है, और वो दिल के ऊपर जब जाके एक्ट करता है तो दिल की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से ऐसे लोग जिनको पैल्पिटेशंस का मसला ज़्यादा रहता हो उनको मशवरा दिया जाता है कि वो कॉफ़ी चाय या कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि 35% लोग जो पैल्पिटेशंस के साथ आते हैं वो सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कम कर देंगे तो आपकी पैल्पिटेशंस खुद ब खुद कम हो जाएंगी। इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर एक इंतहाई अहम वजह ख़वातीन के बीच में बिलखसूस अनीमिया या खून की कमी है। जब इंसान में खून की कमी होती है, यानी कि HB जब अपनी मुकर्ररा मिकदार से कम होता है जिस्म के बीच में, तो दिल को ज़्यादा ताकत से
खून बाकी हिस्सों तक पहुंचाना होता है, इसके लिए वो तेज़ से धड़कता है और इसी वजह से जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा महसूस होती है। तो ऐसे लोग जिनमें खून की कमी या अनीमिया हो, उनमें भी पैल्पिटेशंस का मसला देखा गया है। इसके अलावा वो अफराद जिनका बीपी और शुगर एकदम ज़्यादा रहने लग गई हो, उनमें भी दिल की रफ्तार ज़्यादा होती है और उनको भी पैल्पिटेशंस का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं हार्मोन्स की, जिसमें हार्मोन्स की बेतरतीबी भी पैल्पिटेशंस की वजह बन सकती है। ख़ास तौर पर माहवारी यानी पीरियड्स के दौरान, हमल के दौरान या मेनोपॉज के दौरान जब हार्मोन जिस्म के ऊपर नीचे होते हैं, तो उस दौरान भी ख़वातीन में बिलखसूस पैल्पिटेशंस की कैफियत महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ थायराइड हार्मोन जब जिस्म में उसकी मिकदार बढ़ जाती है, तो वो भी दिल की रफ्तार बढ़ाने का मूजिब बनती है और फिर मरीज़ पैल्पिटेशंस के साथ हमारे पास आता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट वजह जिसमें नमकियात या इलेक्ट्रोलाइट्स का ख़राब होना है, जो कि अमूमी तौर पर गर्मियों के मौसम में जब पसीना ज़्यादा आता है ताब होती हैं, या फिर अगर किसी इंसान को पेचिश इमोशन लगे हों तो उस दौरान भी जिस्म के बीच में नमकियात की कमी हो सकती है और उसकी वजह से भी पैल्पिटेशंस महसूस हो सकती है। इसके अलावा बाज़ अद्वियात भी हैं, मिसाल के तौर पे जो दमे के लिए कुछ अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, वो भी दिल की रफ्तार को बढ़ा देती हैं। जो अभी तक हमने चीज़ें डिस्कस की, अमूमी तौर पर इनका ताल्लुक दिल के साथ नहीं होता, लेकिन ये फिर भी दिल की रफ्तार को कम या ज़्यादा किसी न किसी तरह मुतासर कर रहे होते हैं। तो इन सारी बीमारियों को जब आप जांचते हैं तो फिर आप इनका इलाज करते हैं और उससे दिल की पैल्पिटेशंस हैं वो ठीक हो जाती हैं। इसके बाद दिल के कुछ अपने मसाइल भी होते हैं जो कि पैल्पिटेशंस कर सकते हैं। उसके बीच में बाज़ औक़ात तो वाल्व का मसला होता है, मसलन अगर कोई वाल्व बहुत तंग हो गया है, जैसे माइटल वाल्व अगर तंग हो जाए और माइटल स्टेनोसिस हो जाए, तो उसकी वजह से दिल की रफ्तार जो है बढ़ने का चांस होता है। इसके बाद दिल के कुछ ऐसे रिदम आते हैं जिनको हम कहते हैं बिनाइन रिदम, यानी कि वो रिदम दिल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन फिर भी वो दिल की रफ्तार को ख़राब कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर के ऊपर जो मोस्ट कॉमन है वो है PVCs, यानी कि प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसके बीच में होता क्या है कि दिल के किसी ख़ास हिस्से से ख़ास किस्म का करंट जनरेट होता है, जो कि नॉर्मल करंट से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, और उसकी वजह से आपको दिल ऐसे महसूस होता है कि कुछ सेकंड के लिए, एक आध बीट के लिए रुक गया, फिर उसके बाद वो नॉर्मल चलने लग गया। इसी तरह प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस भी होती हैं, जंक्शनल बीट्स भी होती हैं, इस तरह की मुख्तलिफ बीट्स और भी होती हैं। तो ये अमूमी तौर के ऊपर जवानों के बीच में देखा गया काफ़ी कॉमन होती हैं, वर्जिश करने वाले अफराद में भी बाज़ औक़ात ये पाई जाती हैं, और इनके होते हुए मरीज़ को महसूस ये होता है कि दिल कुछ सेकंड के लिए या एक आध सेकंड के लिए रुक गया या एक बीट के लिए रुक गया और उसके बाद वो दोबारा चलना शुरू हो गया। अब तहकीक के बाद ज़ाहिर करती है कि ज़्यादातर लोगों के बीच में इस तरह की बीट का ख़राब होना कोई बड़ी बीमारी नहीं होता और इसके लिए कोई ज़्यादा टेस्टों की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये ख़ास मिकदार से ज़्यादा हो जाए तो फिर बाज़ लोगों में दिल कमज़ोर होने का डर होता है, हार्ट फेलियर का डर होता है या कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने का डर होता है, तो फिर इस तरह के लोगों को कुछ अद्वियात की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसके अलावा कुछ और रिदम्स जैसे कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या SVT, वो भी लोगों के बीच में दिल की रफ्तार ख़राब करने का मूजिब बनता है। एट्रियल फिब्रिलेशन एक इंतहाई कॉमन मसला है जो कि ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है और इसमें भी दिल की रफ्तार बेहंगम हो जाती है और इस तरह के लोग भी पैल्पिटेशंस के साथ आते हैं। इसके अलावा जो इंतहाई ख़तरनाक बीमारियां हैं उनके बीच में VT या VF एक इंतहाई ख़तरनाक रिदम्स हैं जिनसे खुदा न खास्ता जान जाने का ख़तरा भी होता है। तो ये वो रिदम्स हैं जिनका फ़ौरी तौर पर तदारुक करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका इलाज नहीं करते हैं तो फिर जान जाने का ख़तरा भी हो सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि दिल की जो पैल्पिटेशंस हैं उनकी बेशुमार वजूहात हैं, और अब देखते हैं कि उनको जांचने का तरीका क्या है, कि कैसे जांचा जाए कि आया वो आपके लिए नुकसानदेह हैं या नहीं है। इसमें सबसे ज़रूरी बात तो है अलामात की। अगर तो आपको सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि दिल एक आध बीट के लिए रुक गया या एक सेकंड के लिए रुक गया और उसके बाद दोबारा चलने लग गया, फिर कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है, क्योंकि ये बिनाइन जो रिदम्स हैं या PVC या PAC उनको ज़ाहिर करता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको इन पैल्पिटेशंस के साथ या दिल की घबराहट के साथ अगर तो आपका सांस जो है वो ख़राब रहने लग गया है, या आपको चक्कर आते हैं, बेहोशी की कैफियत तारी होती है, या छाती में दर्द होता है, तो ये 3-4 अलामात ऐसी हैं जो खुदा न खास्ता ख़तरनाक वाले रिदम यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन, SVT या VT की तरफ इशारा कर सकती हैं। तो अगर इस तरह की अलामात हैं तो ज़रूरी तौर पर आप कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि वो आपकी बीमारी की तशख़ीस करे और फिर उसका अगर इलाज बनता है तो इलाज किया जा सके। अब बात करते हैं हम टेस्टों की कि कौन से टेस्ट हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि किसी मरीज़ में कौन सी
बीमारी है जो पैल्पिटेशंस की वजह बन रही है। तो उसके लिए सबसे पहला या बेसिक टेस्ट जो है वो है ईसीजी। ईसीजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप उस टाइम पे कराएं जिस टाइम पे आपके साथ अलामात हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है कि मरीज़ अस्पताल जब तक पहुंचता है तब तक उसकी वो पीवीसी या पीएसी या जो भी मसला उसे चल रहा है वो ठीक हो चुका होता है, और उस टाइम पे जो ईसीजी कराई जाती है वो बिल्कुल नॉर्मल आती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि अलामात के दौरान ईसीजी कराएं, और इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप किसी दिल के स्पेशलिस्ट अस्पताल में जाएँ। जो भी करीबी आपको क्लिनिक या मेडिकल स्टोर ऐसी फैसिलिटी देता है जहाँ पे ईसीजी हो सकती है, आप वहाँ से अपनी ईसीजी कराएं। फिर देखा यह गया है कि ज़्यादातर ईसीजी लेट होती है या ऐसे टाइम पे होती है जब तक वो रिदम ठीक हो गया हो। तो अगर तो किसी बंदे के बीच में इस तरह का अमल होता है कि उसकी ईसीजी नॉर्मल आती है, तो पहली बात तो यह है कि ज़्यादातर केसेस के बीच में इसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ईसीजी में मसला पता ना लगे और अलामात ज़्यादा हों तो फिर हम दूसरा टेस्ट जिसे होल्टर कहते हैं वो उसकी तरफ जाते हैं। अब होल्टर क्या है? होल्टर बिल्कुल जिस तरह एक ईसीजी होती है वैसी एक ईसीजी है, लेकिन उसमें यह है कि आप ईसीजी लगा के एक डिवाइस आपके साथ लगा दी जाती है जो कि तकरीबन इतने से साइज़ की होती है जैसे एक नॉर्मल आपका सीडी प्लेयर होता है, और वो डिवाइस लगा के आप घर चले जाते हैं 24 घंटे के लिए या बाज़ केसेस में 48 घंटे के लिए वो आपकी ईसीजी रिकॉर्ड करता है। इस दौरान आप टाइम नोट करते हैं कि आपको किस टाइम के ऊपर कोई अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। फ़र्ज़ करें कि वो होल्टर मैंने लगाया और सारा दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरा और रात को 8:30 बजे मुझे महसूस हुआ कि मेरी अब जो बीट है वो रुक गई है या दिल रुक गया है, या मुझे महसूस हुआ कि मुझे जो धड़कन है वो ज़्यादा हो रही है, तो मैं वो टाइम नोट कर लेता हूँ कि रात को इतने बजे के करीब 8:30 बजे के करीब मेरी धड़कन तेज़ हुई। फिर आप अगले दिन वो जाके होल्टर वापस करते हैं और अपना टाइम बताते हैं जिस टाइम के ऊपर मुझे अलामात हुई थी। तो होल्टर के ऊपर हम फिर देखते हैं कि जिस टाइम के ऊपर आपको अलामात हुई उस टाइम पे ईसीजी आपकी कैसी थी, क्या उसमें वाकई कोई खलल था या उसमें कोई खलल नहीं था। अगर तो कोई खलल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी अलामात हैं वो सिर्फ कोई ईसीजी या दिल के मसले की वजह से नहीं है, वो किसी और वजह से हैं, कोई ज़हनी दबाव और तनाव की कैफियत की वजह से भी हो सकते हैं। तो इस तरह हमें अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी जो अलामात हैं वो किस वजह से हैं। और फिर मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 48 घंटे का होल्टर लगने के बावजूद भी उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी ज़ाहिर नहीं होती है, मरीज़ को अलामात भी नहीं होती हैं। इस सूरत हाल में फिर और टेस्ट्स हैं या और चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम जाते हैं। लेकिन बिलअमूम देखा यही गया है कि अगर आपका होल्टर नॉर्मल आता है तो इसका मतलब ये है कि आप में दिल की रफ्तार से मुतल्लिक कोई बड़ी बीमारी खुदा न खास्ता मौजूद नहीं है। इसके अलावा एको या दिल का अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं वो भी हमें दिल के जो स्ट्रक्चर है उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है और हमें फिर उससे अंदाज़ा लगाने में आसानी होती है कि खुदा न खास्ता जो घबराहट या दिल की जो रफ्तार में खलल आपको महसूस हो रहा है वो किसी बीमारी की वजह से तो नहीं है। फिर अगर इन सब टेस्टों से भी कोई खातिर ख्वाह नताइज हमें मौसूल ना हो रहे हों और मरीज़ फिर भी अलामात की शिकायत कर रहा हो और अलामात बढ़ती जा रही हों, तो फिर एक ख़ास टेस्ट जिसे ईपी स्टडीज़ या ईपीएस कहते हैं वो की जाती है, जिसके बीच में कैथ लैब में ले जाके कुछ इलेक्ट्रोड जिसमें दिए जाते हैं या कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं कि उससे वो करंट जनरेट करवाया जाता है जो कि आपको अलामात पैदा करता है, और फिर उनको देख के उसके मुतालिक फ़ैसला किया जाता है कि आया इसको ठीक करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह हम तशख़ीस कर सकते हैं कि जो पैल्पिटेशन हैं उनकी आया कोई वजूहात हैं और फिर उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर तो ये सारे टेस्ट ठीक आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपके केस में मसला है वो ज़्यादातर ज़हनी तनाव या दबाव है और फिर उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और अगर कोई बीमारी आती है तो फिर उसके मुतल्लिक उसका इलाज किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी बंदे को पैल्पिटेशंस हो रही हों तो वो क्या करे। पहली बात तो ये है कि जिससे मैंने जिक्र किया कि अगर तो पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा है, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, उनको ठीक नहीं हो रही हैं, उसके साथ साथ आपको पसीना आना शुरू हो गया है, छाती में दर्द शुरू हो गया है, उल्टी या मतली का एहसास शुरू हो गया है, बेहोशी की कैफियत तारी हो गई है, इस तरह की कोई भी अलामात हो गई हैं, तो आपने फ़ौरी तौर पर कार्डियोलॉजिस्ट या किसी दिल के माहिर से रुजू करना है, इसको डिले नहीं करना, क्योंकि ये खुदा न खास्ता किसी ख़तरनाक एरिथमिया की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी बंदे में ये अलामात हो रही हों तो उसको ठीक कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पर जो आप काम कर सकते हैं वो है वल्सल्वा मनूवर। वल्सल्वा मनूवर की बेसिक फिजियोलॉजी ये है, उसकी साइंस ये है कि वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है और वेगस नर्व की वजह से जो आपकी दिल की रफ्तार है वो फिर कम होती है। तो वल्सल्वा मनूवर करना क्या है, इंतहाई आसान तरीका है। आप अपना नाक बंद कर लेना है और मुंह भी बंद कर लेना है, उसके बाद मुंह में हवा भरनी है और कोशिश करनी है कि हवा आपके कानों के ज़रिए बाहर निकले।
मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वल्सरवा मैनूवर कैसे किया जाता है। सबसे पहले नाक बंद, मुंह में हवा और फिर कानों के ज़रिए हवा बाहर निकालने की कोशिश करनी। तो इस तरह जब आप करेंगे तो उससे वेगस नर्व के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और उसकी वजह से भी आपके जो दिल की धड़कन ख़राब है वो नॉर्मल होने का चांस होता है। ये काम आपने करना है कि सांस को बंद रखना है तकरीबन 5 से 7 सेकंड के लिए, उसके बाद उसको छोड़ दें और इसको अमल को 4 से 5 दफ़ा आप रिपीट करें। तो ज़्यादातर केसेस के बीच में ये जो आपकी एबनॉर्मल बीट्स आ रही हैं ये रुकनी बंद हो जाएंगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आप काम कर सकते हैं वो है कोल्ड स्प्लैश। कोल्ड स्प्लैश में क्या है कि जिस्म के मुंह के ऊपर आपने ठंडा पानी डालना है, या फिर मुंह में कोई बर्फ़ रख लेनी है, या फिर किसी प्याले में ठंडा पानी लें और उसमें अपने मुंह को 2 से 3 सेकंड के लिए डुबो के रखिए। ये जिस्म के बीच में हार्ट रेट को कम करता है, इसको डाइविंग रिफ्लेक्स बेसिकली कहते हैं, और उसकी वजह से आपकी जो दिल की रफ्तार है वो कंट्रोल में आ सकती है। तो दूसरे नंबर पर इंतहाई अहम चीज़ होगी कोल्ड स्प्लैश। तीसरे नंबर पर हमारे पास आती हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या योगा या इस तरह की और वर्जिशें, और उसके बीच में हम एक तरतीब है जिसे कहते हैं 4-7-8, उसको फॉलो करना है। तो उसमें आपने करना क्या है कि आपने 4 सेकंड तक सांस अंदर लेते रहना है, उसके बाद 7 सेकंड के लिए आपने सांस को रोक के रखना है और फिर उसके बाद 8 सेकंड के अंदर आपने वो सांस जिस्म से बाहर निकालना है। और ये वर्जिश भी आप 4 से 5 दफ़ा करेंगे तो आपकी जो एबनॉर्मल बीट्स आ रही हैं उनके रुकने का चांस होता है। इसके बाद आपने खांसी करने की कोशिश करनी है या कोई चीज़ घून भरने की कोशिश करनी है। तो खांसी करने या घून भरने से भी जो आपके दिल की रफ्तार है उम्मीद है कि वो नॉर्मल हो सके। इसके अलावा जिसमें नमकियात की कमी अगर किसी को है तो वो पूरी करें। मैग्नीशियम और पोटाशियम जो है जिसमें जब वो कम होते हैं या उनमें कोई बेतरतीबी आती है तो भी ये पैल्पिटेशंस या दिल की घबराहट की वजह बन सकते हैं। और उसके लिए जो खुराकें हैं जिनमें केला हो गया या पालक हो गई, ये रिच होते हैं पोटाशियम में और मैग्नीशियम में, तो इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये भी आप इस्तेमाल करके जो अपनी फ्रीक्वेंसी है पैल्पिटेशंस को उनको कम कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स, इसके अलावा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कम करें, उससे भी जो पैल्पिटेशंस हैं वो बेहतर होती हैं। उसके बाद आखिरी नंबर पर अपनी जो नींद है उसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि तहकीक के बाद ज़ाहिर करती है कि जब आपकी नींद 6 घंटे से कम होती है तो पैल्पिटेशन या दिल की घबराहट का जो चांस है वो 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर भी नज़र रखें। तो ये वो 2-4 चीज़ें थी जो आप घर कर सकते हैं। अगर आपकी अलामात बेहतर नहीं हो रही हैं तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है। तो उसमें कुछ अद्वियात जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, जैसे कि इंड्रॉल हो गया या कॉनकोर हो गया या मिरोल हो गया, इस नाम की दवाइयाँ आपको दी जा सकती हैं, उससे दिल की रफ्तार बेहतर हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हैं जैसे विरापामिल और डिल्टाइज़म वगैरह, वो भी दिए जा सकते हैं। और अगर इमरजेंसी में आप अस्पताल जाते हैं तो कुछ दवाइयाँ जैसे कि एडिनोसिन और इसी तरह मेटोप्रोलोल और डिल्टाइज़म या विरापामिल आपको अस्पताल में इमरजेंसी में भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा बाज़ केसेस में हमें ख़ास ईपी प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं जिसके ज़रिए जिस्म का वो हिस्सा जहाँ से ये करंट जनरेट हो रहा है उसको जला के ख़त्म किया जा सकता है और फिर मरीज़ की इनसे जान छुड़ाई जा सकती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं और फिर वो आपको मशवरा दे सकते हैं कि कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेहतर है। तो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि पैल्पिटेशंस या दिल की घबराहट या दिल की रफ्तार का ऊपर नीचे होना एक बहुत कॉमन मसला है और ज़्यादातर केसेस के बीच में तकरीबन 80 से 90% केसेस के बीच में इनके पीछे कोई परेशान कुन वजह नहीं होती है और मैं छोटी छोटी चीज़ें करके आप इन पैल्पिटेशन से जान छुड़ा सकते हैं। और बाज़ औक़ात अगर आप इनको नहीं भी छेड़ते हैं तो कोई वो मसला आपके लिए पैदा नहीं करती है। फिर भी मज़ीद अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपने मौलिद से ज़रूर रुजू करें अगर आपको किसी किस्म का उबहाम हो। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।